नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज है 3 जून 2021 और आज हम लोग पढ़ेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 2 जून को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे मनाया जाता है। यहाँ पे मिटा हुआ है, मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना का जो पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, 2 जून 2014 को एक नया राज्य तेलंगाना का गठन किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था। तब से प्रत्येक 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तेलंगाना डे कॉमनली नोन एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज अ स्टेट हॉलीडे इन द इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना कमेमोरेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। वही मीठी मीठी बातें हैं कि इसका गठन हुआ था इसलिए मनाया जाता है। जून 2014 से इसे मनाया जा रहा है। अब तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। एक और प्रश्न बन सकता है कि जो तेलंगाना नया राज्य बना है ये जो है कौन से राज्य से अलग हुआ था। तो आपको यहाँ पर ये लोकेशन दिख रही होगी, ये है आपका तेलंगाना और ये है आपका नीचे ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो है आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना संयुक्त रूप से हुआ करता था। अगर हम इसकी बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो पूरा आंध्र प्रदेश जो है 1953 में इसका गठन हुआ था। 1953 में इसका गठन हुआ था और पूरा का पूरा जो आंध्र प्रदेश था ये मद्रास राज्य से अलग हुआ था। तो मद्रास और इसका जब विभाजन हुआ था तो तमिल स्पीकिंग जो राज्य था वो तमिलनाडु हो गया और तेलुगु स्पीकिंग जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश हो गया। पहली बात। दूसरी बात, भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिससे कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जून को मनाया जाता है। किस राज्य से अलग करके बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। किससे अलग करके बनाया गया था? तो मद्रास से। और कब मनाया गया था, कब अलग किया गया था? 1953। और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इट वॉज द फर्स्ट लिंगुअल स्टेट इन इंडिया। उसके बाद बहुत सारे भाषा के आधार पर अन्य राज्य गठित हुए, ठीक है। दूसरी बात है तेलंगाना की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो इसका जो कैपिटल है अभी फ़िलहाल हैदराबाद है। ध्यान दीजिए, हैदराबाद जो आपको यहाँ दिख रहा है, हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त कैपिटल है। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है अभी प्रस्तावित है अमरावती प्रस्तावित है, जो आगे चलकर वो निश्चित तौर पर उसका कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल तेलंगाना का क्या हुआ? हैदराबाद। इसके चीफ मिनिस्टर हैं श्री के चंद्रशेखर राव जी और इसके गवर्नर हैं टी सुंदरराजन गवर्नर है। राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। और इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो काफ़ी कुछ हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा ऑन हो गया था, आप लोग को हमारी शक्ल दिख गई होगी। एनीवे, हाँ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट या इसको एक और नाम से जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है, वेरिएंट, ये आपको अगर जानकारी ना हो तो बता दें कि वायरस जो होता है वो लगातार अपने स्वरूप में परिवर्तन करता रहता है। क्यों करता है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो जब भी उसका कोई नया स्वरूप आ जाता है, एक तरह से नया वर्जन आ जाता है, तो उसे वेरिएंट या स्ट्रेन कहा जाता है। तो भारत में जो स्ट्रेन या वेरिएंट पाया गया है उसे WHO ने क्या नाम दिया है? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो सही आंसर इसका क्या है? डेल्टा। ध्यान दीजिए, एक और भारतीय वर्जन है जिसका नाम क्या दिया गया है? कापा। क्या नाम दिया गया है? कापा। तो 2 भारतीय वर्जन है, एक कापा है और एक डेल्टा, याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है उसको अलग से इस तरह का साइंटिफिक नेम देने की क्या जरूरत है? ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे ग्रीक नेम है। होता क्या है, जैसे चाइना से कोविड-19 का आउटब्रेक शुरू हुआ था तो उसे चाइनीज़ वायरस बहुत सारे देशों ने उसे बोलना शुरू किया था। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे भूतपूर्व, वो बोलना शुरू कर दिया। तो चाइना ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह का एक ग्लोबल स्टिग्मा लग जाता है, यानी कि वैश्विक रूप से धब्बा लगता है कि किसी वायरस का नाम किसी देश से जुड़ जाए। इसलिए WHO ने एक तरीका निकाला है, जब भी कोई वायरस आउटब्रेक होगा किसी भी देश से तो उसका वो नामकरण WHO करेगा। अब जैसे भारत में जो ये वर्जन आया हुआ है, भारत का वर्जन, जैसे कांग्रेस के एक लीडर थे शशि
थरूर जी, उन्होंने इंडियन वेरिएंट बोल दिया था, तो बीजेपी वालों ने उनकी आलोचना की थी। ठीक है, वो राजनीतिक बातें हैं, फिर भी तो इस तरह की नुआंसेंस यानी कि इस तरह की जो भी अड़चने हैं इनको दूर करने के लिए WHO क्या करता है, नाम देता है। ठीक है, तो भारतीय जो वायरस का जो स्ट्रेन है वो डेल्टा है और कापा है। तो हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहीं बता दी, फिर भी आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, वो भी पढ़ लीजिए। WHO नेम्स कोविड-19 वेरिएंट्स फर्स्ट फाउंड इन इंडिया एज कापा एंड डेल्टा। मैंने वहाँ पर एक ही लिखा था डेल्टा, तो कापा भी है, डेल्टा है, ध्यान दीजिए। कापा जो ध्यान दीजिए, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है B.1.671.1 और यहाँ पर 0.2 ये डेल्टा है और ये वाला कौन सा है, कापा है। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, WHO के बारे में जान लेते हैं। कल भी हम लोगों ने इससे डिस्कस किया था, तो जब भी कोई बैकग्राउंड होगा हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। लास्ट डे भी किया था, आज भी करें। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और यह है क्या, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। क्या है ये, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसका मुख्य काम क्या है कि पूरी दुनिया में देशों के बीच कोऑपरेशन करना, जिससे हेल्थ को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है, बस इतना है। एक और चीज़ पूछा जा सकता है, WHO के प्रेसिडेंट कौन है, तो इस समय टोड्रेस, क्या नाम है उनका, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन टोड्रेस उनको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज का। हाल ही में भारतीय उद्योग महासंघ, जिसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या इसे शॉर्ट में CII के नाम से जाना जाता है, के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ध्यान दीजिए, इस तरह के जितने भी संगठन होते हैं इसमें जो भी अध्यक्ष की नियुक्तियां होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या कौन हो गया इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है TV नरेंद्रन, नंबर 1। TV नरेंद्रन जी को अभी हाल ही में CII का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो देख लेते हैं, ये इनकी फ़ोटो है, TV नरेंद्रन। ये टाटा स्टील के से जुड़े हुए थे इससे पहले। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा भी है टाटा स्टील लिमिटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में CII के नए प्रेसिडेंट जो नियुक्त हुए हैं उन TV नरेंद्रन, इससे पहले वो किस संस्था से जुड़े हुए थे, तो ये टाटा स्टील में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये उदय कोटक की जगह लेंगे। कौन लेंगे, कौन है, कोटक महिंद्रा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंपनी है, बैंक है। कोटक महिंद्रा के जो हेड हैं उनका नाम है उदय कोटक। तो उदय कोटक इससे पहले CII के अध्यक्ष थे, अब ये उनकी जगह लेंगे। क्लियर है। तो अब CII के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा, बाकी हमने डिटेल आपको बता दिया। CII की अगर बात करें तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ या महासंघ या संघ भी बोल देते हैं। संघ का मतलब होता है संगठन। संगठन ऐसा संगठन जिसमें बहुत सारे प्रतिनिधि आएंगे, बहुत सारे प्रतिनिधियों का एक तरह का ये क्या है, एक संगठन है। और किसका है, किसके प्रतिनिधि होंगे, जाहिर सी बात है इंडियन इंडस्ट्री के। इंडियन इंडस्ट्री का मतलब भारतीय जो औद्योगिक गतिविधियां या बहुत सारे उद्योग धंधे जो चल रहे हैं, औद्योगिक घराने हैं या औद्योगिक कंपनियां हैं, उनका ये कन्फेडरेशन है। ध्यान दीजिए। दूसरी बात क्या है, इनके पावर्स क्या है देख लेते हैं। इज अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन, ये गैर सरकारी व्यापारिक संगठन है। और इसका काम क्या है, ध्यान दीजिए, अब समझिए, एक तरफ है गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से चलायन रखने के लिए क्या लाती है, पॉलिसीज़ लेकर आती है, यानी योजनाएं लेकर आती है, नीतियां बनाती है, ताकि देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। अब उसी इकोनॉमी का एक विंग होता है इंडस्ट्री। भाई अर्थव्यवस्था कब बढ़ेगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए, सरकार किस तरह की नीति बनाए जिससे इंडस्ट्री प्रमोट हो, तो कौन बताएगा सरकार को। तो ये जो CII के जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सरकार को क्या करते हैं, नीतियों में सुझाव देते हैं कि भाई आप इस तरह की नीतियां ले आइए तो इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरह से ये एक तरह से सलाहकारी संस्था है, बस ये एडवाइस करती है सरकार को। समझ में आ गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक जी, जो कि अब जो है इनका जगह कौन लेंगे, TV नरेंद्रन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आज का। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, देख लीजिए एक बार फिर से आया WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर को टोबैको के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए अवार्ड यानी कि पुरस्कृत किया है, यानी रिकग्नाइज किया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत, एनी गेस। यस, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो कि कौन है इस समय, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इनको जो है इस क्षेत्र में प्रभावी कार्य करने के लिए
पुरस्कृत किया गया है। WHO ऑनर्स हर्षवर्धन फॉर एफर्ट्स इन टोबैको कंट्रोल, तंबाकू के नियंत्रण के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भारत सरकार ने इनके स्वास्थ्य मंत्रालय के क्या बोलना चाह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ कर रहा होगा, कुछ बेहतर कार्य कर रहा होगा, जिससे भारत में टोबैको के उपभोग में थोड़ी बहुत कमी आई होगी। इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए, मान्यता देते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर वही बात हो गई WHO के बारे में, अभी हमने देख लिया। देख लो यहाँ पर टेड्रोस ने ट्वीट किया, टेड्रोस जो कि WHO के प्रेसिडेंट है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय आयोग ने बाल सेवा, ध्यान दीजिए, बाल सेवा नामक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल सेवा नामक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका अर्थ यह है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर OBC यानी कि OBC के लिए जो कमीशन है वो। तो क्या होगा सही आंसर? तो नाम से लग रहा है बाल सेवा यानी बच्चों से जुड़ी हुई संस्था है ये। तो ये कमीशन कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। देख लेते हैं क्या है न्यूज़ और उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड। ध्यान दीजिए, पूरा मैं बैकग्राउंड आपको क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप एक संज्ञान लिया जिसे इंग्लिश में सू मोटू कहा जाता है। आप लोग इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, आपको बता देते हैं, थोड़ा इसी में समझा देते हैं। ऐसे लिखा रहता है सू मोटू, एक जुडिशियल टर्म है। जुडिशियल टर्म का मतलब होता है एक न्यायिक पदावली है ये। जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने आप किसी संवेदनशील मुद्दे पर सरकार से कोई जवाब तलब करती है, सरकारी संस्थाओं से कोई जवाब तलब करती है, तो उसे सुमोटो कहा जाता है, सुमोटो एक्शन कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से सरकारों से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं थी, उनसे रिपोर्ट मांगी, उनसे जानकारी मांगी कि भैया कोविड-19 का जो संकट है, इसमें जो बच्चे हैं वो कितना प्रभावित हुए हैं। समझ में आया? तो इससे डेटा मांगा। अब जाहिर सी बात है, तो डेटा मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने तो देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया गया है, सरकार से जुड़ी हुई जो आयोग है, जो बच्चों के अधिकारों से जुड़ी हुई है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये NCPCR एक जो है कमीशन है, आयोग है। इसका काम यह है कि भारत के अंदर जो बाल संरक्षण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको देखना है। जैसे भारत सरकार कोई भी कानून, नीति या कार्यक्रम बनाती है तो उसमें ये ध्यान देना होता है कि उस कार्यक्रम या नीति या जो भी योजनाएं हैं उसका बाल यानी बच्चों को जो मौलिक अधिकार हैं वो पूरे, ऐसा नहीं कि उनके अधिकार जो है वो प्रभावित हो रहे हो। क्लियर है? तो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है NCPCR की। तो डेटा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? NCPCR क्या करेगा? सरकारों को ये डेटा देगा और सरकार क्या करेगी? उसे सुप्रीम कोर्ट को डेटा उपलब्ध करा देगी। समझ में आ गया? तो इसके लिए NCPCR ने क्या किया है? NCPCR ने बाल सेवा नामक एक ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है। अब इस पोर्टल में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि कोविड-19 से जितने लोग मरे हैं, जैसे कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, मेनली मकसद यह है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका भरण पोषण कैसे किया जा सके। याद करो, कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस किया था कि इसी डेटा के आधार पर भारत सरकार ने घोषणा की जो भी बच्चे अनाथ हुए कोविड-19 के संकट पे, उनका पूरा का पूरा देखभाल सरकार करेगी और उन्हें 10 लाख रुपए का एक कॉर्पस फंड भी दिया जाएगा। क्लियर है? कल डिस्कस किया था। तो बस उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हमने आपको बता दी। तो बाल सेवा याद रखिएगा, ठीक है? ये उसके बारे में है। और दूसरी बात क्या है, एक और चीज़ पूछी जा सकती है NCPCR के बारे में। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका गठन कब हुआ था? 2007 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? प्रियांक कानूनगो। क्या नाम है? प्रियांक कानूनगो। क्लियर है? और ये देखिए, हर एक कमीशन जो भी आयोग बनता है किसी न किसी मंत्रालय के अधीन काम करता है। समझ में आया? ये किस मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन हुआ था 30 जनवरी 2006, न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसकी जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो है स्मृति ईरानी जी। समझ में आ गया? स्मृति ईरानी क्या है इस समय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय बाल विकास मंत्री हैं। क्लियर है? तो ये आज का क्वेश्चन था 5वां। छठा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने तियानझू नामक कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चर्चा में था। तो ये सही आंसर क्या है? चीन। अब ये स्पेसक्राफ्ट कार्गो क्या होता है समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपको एक चीज़ समझिए, जैसे कि ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है, सॉरी वायुमंडल कह रहे हैं, पृथ्वी है,
पृथ्वी है, पृथ्वी, और ये आपका वायुमंडल है, ठीक है। तो वायुमंडल का मतलब होता है जहाँ तक गैस पाई जाती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर का आवरण है जी, अराउंड अर्थ जो भी कंपोजिशन है गैसेस की जहाँ तक है उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल से ऊपर क्या शुरू हो जाता है, स्पेस शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है बच्चा, स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है। वायुमंडल के ऊपर जितना भी चीज़ें हैं वो स्पेस शुरू हो जाता है, तो ये स्पेस है। तो स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, क्लियर है। तो उन सैटेलाइट में कभी कभी समस्या आ जाती है। तो सैटेलाइट के अगर समस्या, मान लीजिए यहाँ पर कोई सैटेलाइट है, ठीक है, इस सैटेलाइट में कोई समस्या है तो रिपेयरिंग कैसे होगी। तो रिपेयरिंग के लिए क्या किया जाता है, जगह जगह पर स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, स्पेस स्टेशन। इसमें एस्ट्रोनॉट होते हैं। एस्ट्रोनॉट मतलब उन्हें क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ठीक है। उनको सूचना दी जाती है कि फला पोजीशन पे कोई सैटेलाइट काम नहीं करता, तो ये स्पेस स्टेशन से यहाँ पे जाते हैं और उसको फिक्स करके वापस चले जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह की पूरी गतिविधियाँ काम करती है। तो जो स्पेस स्टेशन होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS कहा जाता है, ये बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल काम करते हैं। कैसे काम करते हैं इसको अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो एक हॉलीवुड की मूवी आई थी जिसका नाम है ग्रेविटी। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, 90 मिनट की मूवी है। इसमें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे ISS में काम होता है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। अब प्रश्न उठता है कि जो ग्रेविटी ISS होता है, वो स्पेस स्टेशन होता है, उसको जो ज़रूरी सामान है वहाँ तक भी तो सामान पहुँचाना होगा ना भाई। तो सामान कहाँ से पहुँचाएगा। तो इस तरह से कभी कभी कुछ कार्गो स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं। समझ में आ गया। तो कार्गो स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, ISS में जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके क्या करेगा, ज़रूरी सामान देगा और उन सामान के माध्यम से जो भी फिक्सेशन का काम होगा वो किया जाएगा। तो ऐसे ही चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है जिसका नाम क्या है, तियानजू 2। क्या नाम है, तियानजू 2। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। तो चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग है, इनके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और इसकी करेंसी है रेनमिनबी। क्या है, रेनमिनबी। तो आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समझ में ना आए तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू। अगर अच्छा, बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम चैनल अगर समस्या आ रही है तो टेलीग्राम चैनल है PSS विजन एकेडमी, ठीक है। PSS विजन एकेडमी के नाम से आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर है। PSS विजन एकेडमी रीवा, PSS विजन एकेडमी रीवा करके आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं आपको वीडियो के लिंक भी भेज देता हूँ और इसका PDF पे डाल देता हूँ। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल।